फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और वो भी उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम से संबंधित प्रश्न होंगे और प्रश्न की संख्या मात्र इसमें 36 होगी। तो उसमें पहला पार्ट है, आगे भी इसमें करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चकबंदी अधिनियम पर दोस्तों 2 वीडियो आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। इसी प्रकार राजस्व संहिता पर भी कई वीडियो आए हैं, उस पर जाकर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं अपने इस चैनल से सॉल्व करा चुका हूँ। तो वहाँ पर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको भी आप आराम से देख लीजिए, बार बार देखिए। एग्ज़ाम की डेट पास है, 5 सितंबर बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद नहीं बनाया, ये मार्केट में एक पत्रिका है विधि की, ला फाइटर, उसी से मैंने इसको लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ला फाइटर खरीदना तो मार्केट से ख़रीद लीजिए, और यहाँ से सॉल्व करना तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है कि उत्तर जो चकबंदी अधिनियम 1953 प्रवर्तित हुआ, तो 8 मार्च 1954 को प्रवर्तित हुआ। दोस्तों, ये भी बता दें आपको कि पारित हुआ 4 मार्च 1954 को, ये पारित हुआ था और प्रवर्तित हुआ 8 मार्च 1954 को। जोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो दोस्तों, पहला विकल्प है जल प्लावित क्षेत्र, पान या गुलाब उपजाने के लिए भूमि प्रयुक्त भूमि, यूपीजेडए की धारा 132 में उल्लिखित भूमि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें जो उपयुक्त सभी, ये सभी भूमि के अंतर्गत, जोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह कहाँ पर दिया हुआ है? तो दोस्तों, जो परिभाषा खंड है 3, उसके खंड 2 में चकबंदी की परिभाषा दी गई है। किसकी? चकबंदी की। उसी के स्पष्टीकरण में दोस्तों यह चीज़ें एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें यह बताया गया कौन कौन सी जो भूमियाँ हैं वह जोत के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो आगे दोस्तों, भूमि के अंतर्गत आती है, तो भूमि के अंतर्गत कौन? जोत का वह भाग जो मकान या तत्समय रचना का स्थल हो, पेड़, कुएँ और अन्य समुन्नतियाँ जो उन घाटों में हो जिनसे मिलकर जोत बनी हो, मत्स्य संवर्धन से संबद्ध परियोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी जो है भूमि के अंतर्गत आती हैं। उपयुक्त सभी आंसर सही है। तो भूमि की जो परिभाषा दी गई है दोस्तों, वो सेक्शन 3 के खंड 5 में दिया गया है। इसको आप जाकर के यहाँ से आप देख सकते हैं भूमि की परिभाषा को। अब आता है खातेदार। खातेदार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों, खातेदार के अंतर्गत असामी, सरकारी पट्टेदार, सरकारी कृषि समी, उपयुक्त सभी, ये सभी खातेदार के अंतर्गत आते हैं। तो खातेदार की परिभाषा दोस्तों धारा 3 के खंड 11 में दिया हुआ खातेदार की परिभाषा। इसके अंतर्गत और भी कुछ लोग आते हैं, जैसे सरकारी अनुदान ग्रहीता, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ये सब भी खातेदार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, खातेदार के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन नहीं आता है? तो हमने बताया कि सरकारी अनुदान ग्रहीता, सरकारी पट्टेदार, खातेदार हैं। तो इसमें कौन है? सीरदार। ये सीरदार जो है खातेदार नहीं माना जाता है। आगे है दोस्तों आपका, भूमि में सम्मिलित है। तो भूमि में क्या क्या सम्मिलित? इमारत, गृह, भवन का स्थल, उपयुक्त सभी भूमि में सम्मिलित है। विकल्प डी सही है। चकबंदी के संबंध में प्रख्यान या विज्ञप्ति जारी की जाती है किसके द्वारा? किस धारा के अंदर? धारा 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। अगला, धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तो कहाँ पर? गजट में, उस क्षेत्र में प्रचारित समाचार पत्र में, ऐसी अन्य रीति से जैसी समुचित समझी जाए। उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही हैं। आगे, धारा 52 की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात चकबंदी क्रिया के अंतर्गत जिले अथवा उसके भाग को लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कब फिर लाया जा सकता है? 52 की विज्ञप्ति 52 में दिया है चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति के बारे में। तो चकबंदी इस विज्ञप्ति जारी हो जाने के बाद फिर कब चकबंदी की जा सकती है? विज्ञप्ति के दिनांक से 20 वर्ष पश्चात या विशेष परिस्थितियों में लोकहित में 10 वर्ष के भीतर। यानी दोनों विकल्प सही हैं। कौन कौन विकल्प सही हैं? दोनों विकल्प सही हैं, यानी विकल्प आपका सी सही है। ठीक, आगे जो प्रश्न आता है फिर दोस्तों, आपका प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो आता है आपका दोस्तों, वो कहता है कि धारा 4(2) के अधीन, सही उत्तर पूछा है इसमें, धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के परिणाम या प्रभाव होंगे। तो इसमें अधिकार अभिलेख का रखरखाव जिला उप संचालक चकबंदी करेगा। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन से संबद्ध परियोजनों के लिए अपनी जोत का उपयोग नहीं करेगा। न्यायालय के सबसे लंबित कार्यवाही को उपशमन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसका प्रभाव ये होता है कि उपरोक्त सभी सही हैं। जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं सब सही हैं। आगे दोस्तों जो है आपका है, आगे आता है आपका, ये सेक्शन 5 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया प्रभाव दोस्तों? सेक्शन 5 में दिया गया। धारा 4(2) के दिन जारी विज्ञप्ति के परिणाम या प्रभाव के संबंध में किस धारा में बताया गया? अगला प्रश्न यही धारा 5 में बताया गया है। आगे, चकबंदी के दौरान जोत का उपयोग कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन से असंबद्ध परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा। किसके आदेश से किया जा सकेगा?
तो यह दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आपका है ए, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एसओसी इसको कहते हैं। ठीक, आगे जो है, क्या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी भूमि पर निर्माण करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है? इसका आंसर है नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता है। अगला है दोस्तों, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्या है? न्यायालय है, न्यायाधिकरण है, अधिकरण है, ना न्यायालय ना अधिकरण, ऊपर तो कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों ये है अधिकरण है, क्योंकि इसको न्यायिक शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं लेकिन वो न्यायालय नहीं माना जाता है। धारा 4(2) के अधीन प्रख्यापित उद्घोषणा रद्द की जा सकती है, तो किस धारा के अंतर्गत? धारा 6 के अंतर्गत रद्द की जाए, विकल्प बी सही है। निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया आपका धारा 6 का में किया गया है। ठीक, धारा 6 का में किया गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, धारा 6 का के अंतर्गत उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले का निपटारा किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह दोस्तों आपका निपटारा जो किया जाएगा ये चकबंदी कर्ता के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ पर है? ये धारा 6 का में ही बताया गया है। अगला प्रश्न आपका आता है 19 की धारा 6 का के अधीन अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के मामले का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों, यह जो ऐसा जो मामला रहता है वो किया जाता है सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सहायक चकबंदी अधिकारी, विकल्प बी सही है आपका। कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व ग्राम के नक्शों का पुनरीक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? तो यह दोस्तों किसके द्वारा कराया जाता है? ये दिया है गांव के नक्शों का पुनरीक्षण जो है ये धारा 7 में बताया गया है, सेक्शन 7 में। ये कौन कराएगा? जिला उप संचालक चकबंदी के द्वारा यह नक्शों का पुनरीक्षण कराया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम के नक्शों का पुनरीक्षण जिला उप संचालक द्वारा कराया जाता है। देखिए पहले एक बार वैसा प्रश्न पूछा, फिर पूछा धारा 7 में दिया गया है। एक बार यहाँ पर पूछा कौन करेगा, उसको पूछा किस धारा में। यहाँ पर धारा 7 के अंतर्गत दे दिया गया है, और फिर देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये करेगा पुनरीक्षण, तो किस धारा के अंतर्गत? धारा 7 के अंतर्गत। सभी प्रश्न एक दूसरे से दोस्तों कनेक्ट हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक विकल्प, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका अगला प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ इस तरीके का, कि जिससे आप अगले प्रश्न को भी हल कर सकें। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन कराता है? तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ए, जिला उप संचालक चकबंदी। ठीक, अगला है सही सुमेलित युग्म है, तो इसमें सही सुमेलित युग्म जो है दोस्तों ये आपका सही, इसमें सभी सही हैं, क्योंकि चकबंदी के संबंध में विज्ञप्ति धारा 4 के अंतर्गत, बाद अपील कार्यवाही को उपसंबंध धारा 5(2) के अंतर्गत, निर्विवाद उत्तराधिकार के संबंध विशेष उपबंध धारा 6 का के अंतर्गत, ग्राम के नक्शों को पुनरीक्षण 7 के अंतर्गत। तो विकल्प सी सही, 1 2 3 4 सभी सही हैं इसमें दोस्तों। सिद्धांतों का विवरण कौन तैयार कराता है? तो सिद्धांतों का विवरण जो है दोस्तों सहायक चकबंदी अधिकारी जो है, सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से यह तैयार कराता है सिद्धांतों का विवरण। अब ये कहाँ पर दिया गया? ये सेक्शन 8 का में दिया गया है, इससे संबंधित प्रावधान। अगला आपका आता है 25, अभिलेखों तथा विवरणों के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। तो अभिलेखों तथा इसके संबंध में आपत्तियां किस धारा के अंदर आमंत्रित की जाती हैं? धारा 9 के अंदर। आपत्तियां कौन आमंत्रित करता है? एसीओ यानी सहायक चकबंदी अधिकारी आमंत्रित करता है। धारा 8 का में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर कटक में प्रकाशित कराता है कौन? सहायक चकबंदी अधिकारी, यही इसकी आपत्तियां भी प्राप्त करता है। अगला है दोस्तों आपका धारा 9 के दिन कोई व्यक्ति सहायक चकबंदी अधिकारी की आपत्ति प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, तो कितने दिन के अंदर? तो प्रकाशन के 21 दिन के भीतर ये आपत्ति प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। अगला है दोस्तों आपका जो अगला आपका इसमें जो आता है प्रश्न है 28, धारा 9 के दिन चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध पक्षकार कर सकता है, तो इस किसको अपील करेगा दोस्तों? ये अपील करेगा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष ये अपील करेगा। ठीक, अब इसमें जो है दोस्तों ये भी जो है आपका कब करेगा? तो इसकी जो एसीओ का जो आज्ञा होगा, उसका जो आज्ञा होगा उसकी आज्ञा की तारीख से 21 दिन के भीतर, कितने? 21 दिन के भीतर वह इसको एसओसी को जो है एसओसी को क्या है? यह अपील करेगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आगे जो है आपका अगला जो प्रश्न आता है 29 नंबर है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर 29, भूखंडों, वृक्षों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के संबंध में आक्षेप उठाया जा सकता है, तो किस धारा में दिया गया है? ये धारा 9 में दिया गया है। ये धारा
9 में दिया गया है। धारा 9 के अंतर्गत ऐसी इसके संबंध में आक्षेप उठाया जा सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन संबंधित मामलों का निस्तारण कौन करता है? तो इसका जो निस्तारण है दोस्तों वह करेगा आपका सहायक चकबंदी अधिकारी, ये करता है। सहायक चकबंदी अधिकारी इसका निस्तारण करता है। अगला है जो प्रश्न दोस्तों आपका, धारा 9 का के अधीन घाटों के मूल्यांकन के मामले को निस्तारित करता है। तो घाटों के मूल्यांकन का जो निस्तारण करता है वह करता है आपका सहायक चकबंदी अधिकारी करता है। ठीक, धारा 9 का के अधीन घाटों के मूल्यांकन के मामले को निस्तारित करता है। या दोस्तों ये नहीं होगा आपका विकल्प जो होगा ये है आपका सही आंसर जो है, घाटों के मूल्यांकन का जो निस्तारण है वो आपका करता है चकबंदी अधिकारी करता है, ना कि सहायक चकबंदी अधिकारी करता है। ठीक, तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि घाटों के मूल्यांकन के मामले हैं, प्रतिकर के मूल्यांकन के मामले हैं और अविभाजन के मामले हैं, तो उसको चकबंदी अधिकारी ही उसका निस्तारण करता है। धारा 9 का 3 के अंदर सक्षम न्यायालय होते हैं। तो सक्षम न्यायालय इसमें दोस्तों आपके दोनों माने जाते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी। अगला है, याची ने धारा 9 का 2 के अधीन आक्षेप दाखिल किया और लंबे समय तक याची के अथक प्रयास के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया जाता, वहाँ याची को उपचार है। तो वह दोस्तों जो है परमादेश रिट के लिए मतलब आवेदन कर सकता है, रिट कर सकता है। और दोस्तों जो आपका 32 है, इस 32 के अंदर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट के लिए वहाँ पर पिटीशन फाइल कर सकता है रिट जारी करने के लिए परमादेश। ठीक, सिद्धांतों के विवरण पर आपत्तियों का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी करेगा। यह उपलब्ध है। यह किस धारा में दिया गया है? तो 34 का दोस्तों जो आंसर आपका है वो है आपका सी 9 खा में दिया गया है। अगला, संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। तो संयुक्त जोतों का जो विभाजन है वह दोस्तों आपका कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी दोनों। अगला, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है, संयुक्त जोतों का विभाजन के बाद ये धारा 9 गा में है, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर का प्रकाशन 10 में है, और है अपील जो है ये धारा 11 में, यही नहीं सुमेलित है, ये गलत है। यानी कि विकल्प आपका इसमें सी सही होगा जो पूछा, क्योंकि इसमें कौन नहीं सही है। नई जोतों की मालगुजारी का उदाहरण धारा 12 का में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी मेरा है लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से है, या आपका MCQ सेंटर के ही नाम से, MCQS सेंटर के नाम से चैनल है। ठीक, उसको आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसमें सिर्फ लीगल मैटर रहता है, इसमें GS भी रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।